गंधार, जहां उस समय बेटियां शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेती थी। कैके, जहां से माता कैकेयी आई, जहां उस समय बेटियां शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेती थी, उस पेशावर में आज बेटियां बुर्के में कैद हो गई हैं, घर में कैद है, बाहर नहीं जा सकती। उस गंधार यानी अफगानिस्तान में बेटियों को स्कूल जाने से बंद कर दिया गया। तो ये जो सिविलाइजेशन वॉर है, ये जो कल्चरल वॉर है, उसको अगर नहीं रोका गया तो अभी तो 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदली है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदली है, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदली है। देखते ही देखते हमारे ही आपके सामने 10, 20, 25 साल के बाद बहुत बड़ा चेंज आएगा, और ऐसा चेंज आएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर आप लोगों को 1 हफ्ते पहले पता चल जाए घर छोड़ के भागना है, सामान वामान लेके भागोगे ना? भागोगे नहीं? भागोगे? राम जेठमलानी जी पैजामा और बनियान पहन के आए थे। मनमोहन सिंह जी जिस कपड़े में थे उसी कपड़े में भाग के आए थे। आडवाणी जी अच्छा धंधा, व्यापार, बिजनेस सब कुछ छोड़ के आए थे। पृथ्वीराज कपूर सब अपना स्टूडियो एक्टिंग करते थे, उस जमाने में एक्टिंग करते थे, सब छोड़ के भाग के आए थे। मिल्खा सिंह कुछ नहीं ला पाए, खुशवंत सिंह कुछ नहीं ला पाए, सुनील दत्त के पिताजी कुछ नहीं ला पाए, और बाकी तो छोड़ो, चलो उतना दिमाग पे जोर डालने में दिक्कत हो रही है। जब कश्मीर में 1990 में पलायन हुआ, हमारे कश्मीरी भाई कुछ लेके भागे थे क्या? बोलिए जरा। अभी कुछ दिन पहले मणिपुर में पलायन हुआ, कुछ लेके भाग पाए क्या? उसके पहले बंगाल में पलायन हुआ, कुछ लेके भाग पाए क्या? आप लोग चाहते क्या हो? ऐसे देखना है कि कश्मीर फाइल देखना है, फिर केरल फाइल देखना है, फिर बिहार फाइल देखना है, झारखंड फाइल देखना है, उसके बाद फिर बंगाल फाइल देखना है, मणिपुर फाइलें देखना है, फिल्में देखना है, कुछ करना भी है। आप चाहते हो कैसे हमारी आने वाले बच्चे एक के बाद एक फिल्म देखते रहे? और मुझे तो आश्चर्य होता है, कई सारे लोग इसी बात से खुश हैं कि चलो यार कश्मीर फाइल बन गई, हमें कश्मीरी हिंदुओं की समस्या पता चल गई। लेकिन जिन लोगों ने कश्मीर में नरसंहार किया था, किसी को फांसी हुई आज तक? बोलिए जरा। नहीं। तो फिर फिल्म बनाने का फायदा क्या हुआ? जिन लोगों ने 84 में सिखों का नरसंहार किया, आपको ये जान के आश्चर्य हुआ, सिखों का नरसंहार हुआ 1984 में, और परसों सज्जन कुमार के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ है 2023 में। 1984 से 2023 कितने साल हो गए? 40 साल, 39 साल। 39 साल के बाद तो चार्ज फ्रेम हुआ है, अभी मुकदमा चलेगा, अभी केवल चार्ज फ्रेम हुआ है, फिर मुकदमा शुरू होगा। उसके बाद मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार को सजा दे दो, फिर वो अपील करेंगे, हाई कोर्ट आएंगे, हाई कोर्ट में भी 10 साल चलेगा। मान लो हाई कोर्ट ने भी कहा सजा दे दो, तो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में भी 10 साल चलेगा। इस बीच सज्जन कुमार जी खुद ही चले जाएंगे। भारत की न्यायिक व्यवस्था अगर सुधर जाए ना, आप लोग गुजराती हो, आप लोग बिजनेस व्यापार में बड़ा करते हो, भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, कानून का खौफ हो जाए, अवैध काम बंद हो जाए, इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाए, ये वसूली जो दुनिया भर का है, ये सब बंद हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बाहर से एफडीआई लाने की जरूरत नहीं है। भारत के ही बिजनेसमैन, भारत के ही माहेश्वरी समाज के लोग, जैन समाज के लोग, मारवाड़ी समाज के लोग भारत की जीडीपी 2% बढ़ा देंगे। अभी तो फंसे हुए, उनको जलील किया जाता है। एक व्यक्ति जो 1000 लोगों को रोजगार देता है, उसको एक कांस्टेबल आके धमका के उसको चोर बना देता है।
जो 1000 लोगों को रोजगार देता है, जिसके खुद के यहां जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट फला 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 है, जो लाख लाख रुपए तनख्वाह देता है, वो एक सिंपल इंस्पेक्टर आके उसको धमका के, नोटिस देकर धमका के चला जाता है। भारत की जो डेमोग्राफी बदल रही है, मूलतः 3 कारणों से बदल रही है। पहला, जनसंख्या विस्फोट, दूसरा धर्मांतरण, तीसरा अवैध घुसपैठ। और ये तीनों ही कारण कानून बना के ठीक किए जा सकते हैं। मेरे हाथ में भारत का संविधान है, जो ये कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून केंद्र सरकार भी बना सकता है, राज्य सरकार भी बना सकता है। ये धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है, उससे निपटने के लिए एक कानून है, उसका नाम ही है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और मेरी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन दुख इस बात का है, आज तक गुजरात में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ एनएसए कभी लगाया ही नहीं गया। उठिए, सांसद से मिलिए, कप्तान से मिलिए, विधायक से मिलिए और उनको ये बोलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, एनएसए हमारे पास है, धर्मांतरण हो रहा है, चाहे वो लालच दे के हो रहा है, धोखे से हो रहा है, काला जादू दिखा के हो रहा है, अंधविश्वास फैला के हो रहा है, हॉस्पिटल में इलाज का लालच दे के हो रहा है, स्कूल में एडमिशन का लालच, जो जैसे भी हो रहा है, हो तो रहा है ना। आप धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ एनएसए लगाना शुरू करिए। एनएसए का फायदा यह होता है 1 साल तक बेल नहीं होती। धर्मांतरण रुकेगा कि नहीं? बाबा ने लगाना शुरू कर दिया। और इतना स्पीड से लगा रहे हैं कि पिछले 1 महीने में 10 पे लगा दिया। आप लोग गूगल कर लेना, धर्मांतरण गाजियाबाद पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, आपको मिलेगा। धर्मांतरण, यह धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? भाई, जब डेमोग्राफी बदलेगी तो एकता अखंडता खत्म होगी, बड़ी सीधी सी बात। और धर्मांतरण से डेमोग्राफी बदल रही है। देश की एकता अखंडता के लिए अगर कोई खतरा हो, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। बीमारी भी है, दवा भी है, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहे हैं तो बीमारी रुकेगी क्या? दुर्भाग्यवश राज्य सरकारें, गुजरात क्या बाकी और राज्य सरकारें भी धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ यूएपीए लगा ही नहीं रही। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इंडिविजुअल एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा सिंडिकेट होता है उसमें। कोई पैसा देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई जगह देता है, कोई डायरेक्ट सपोर्ट करता है, कोई इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है, पूरा उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। और जहां संगठित अपराध हो, जहां ऑर्गेनाइज क्राइम हो, उससे निपटने के लिए आपकी गुजरात की सरकार ने 2019 में कानून बनाया था, उसका नाम है गुजकोका। जैसे महाराष्ट्र में मकोका है, उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट है, ऐसे गुजरात में क्या है? गुजकोका। लेकिन आज तक लगाया नहीं किसी धर्मांतरण कराने वाले के खिलाफ। धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है। धर्मांतरण एक कल्चरल वॉर है, सिविलाइजेशन वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है हमारी संस्कृति को नष्ट करने का। और अगर राष्ट्र के खिलाफ कहीं अप्रत्यक्ष युद्ध हो रहा हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वॉर हो रहा हो, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक सेक्शन 121 है, उसका नाम ही है वेज वॉर।
और जिसमें आजीवन कारावास और फांसी की सजा का प्रावधान है, नहीं लगाया गया। धर्मांतरण में बाहर से फंडिंग होती है, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आती है, अमेरिका वगैरह से, यूरोप से एफसीआरए के जरिए आती है। जब तक धर्मांतरण कराने वालों, उनके मददगारों, वो किसी भी तरीके से मदद कर रहे हैं, जब तक उनके खिलाफ एनएसए लगाना शुरू नहीं होगा, राज्य सरकार यूएपीए नहीं लगाएगी, सेक्शन 121 यानी वेज वॉर नहीं लगाएगी, गुजकोका नहीं लगाएगी, 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त करेगी, और धर्मांतरण कराने वाला को मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चलाएगी, तब तक धर्मांतरण को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप लिख के रखिएगा। कोई संगठन भाई इतने सारे संगठन हैं, बहुत सारे संगठन, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं जितने संगठनों से मिलता हूं सब यही कहते हैं, हम धर्मांतरण पे काम कर रहे हैं, हम धर्मांतरण पे काम कर रहे हैं, हम धर्मांतरण पे काम कर रहे हैं। वास्तव में काम करना भी चाहिए, लेकिन ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है? धर्मांतरण रोकना केवल समाज का काम नहीं है। धर्मांतरण रोकना केवल विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या आरएसएस या भारत विकास परिषद या और विद्या वाहिनी या सेवा दल का काम नहीं है। धर्मांतरण रोकना किसका काम है? जैसे बगीचे में से बबूल का पेड़ उखाड़ना माली का काम है, ऐसे धर्मांतरण रोकना किसका काम है? सरकार का। तो हम लोगों को खुद अपना एफर्ट करने की बजाय, उनसे लड़ने की बजाय, उनसे करने की बजाय, ये हमें सरकार से वो दबाव डालना चाहिए, सांसद को पकड़ना चाहिए, विधायक को पकड़ना चाहिए, कप्तान को पकड़ना चाहिए, कमिश्नर को पकड़ना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को पकड़ना चाहिए। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई। आप लोगों से बहुत बात करने की इच्छा थी, लेकिन मेरे पैरों में थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा है। अब हमारे पैर जवाब दे रहे हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की। धन्यवाद माननीय